नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत विषय का नवा अध्याय पढ़ेंगे। नवमः पटलः। विद्यार्थियों, नवे अध्याय में हम पढ़ेंगे अव्यय शब्दों के विषय में। अव्यय शब्द, इनकी परिभाषा जान लेना सबसे पहले जरूरी है। तो आइए देखते हैं। संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे भी हैं, संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, अव्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च, नहीं। अव्यय जो कभी खर्च नहीं होते, जो कभी छोटे बड़े नहीं होते, जिनका कभी रूप बदलता नहीं है, वो अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता है। ठीक है, ऐसे शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय का मैंने आपको अर्थ बताया। अब बात करते हैं अविकारी। नहीं और विकार का तात्पर्य होता है खोट, दोष। ठीक है, तो अविकारी जिनमें कोई खोट उत्पन्न नहीं होता, जिनमें कोई दोष उत्पन्न नहीं होता, या जिनका रूप सदैव एक समान रहता है, वे कभी नहीं बदलते, उनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं होता, वे हमेशा अपनी स्थिति को समान बनाए रखते हैं। ठीक है, तो यदि सामान्य शब्दों में हम देखें तो वे शब्द जो कभी नहीं बदलते अव्यय कहलाते। ठीक है, अव्यय शब्दों पर काल, लिंग, वचन तथा पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अव्यय शब्द जो हैं, इनके ऊपर काल, ठीक है, लिंग, वचन और पुरुष, इन सब का कोई प्रभाव नहीं होता है। सेंटेंस किस काल का है, ठीक है, इसके अलावा लिंग, वचन, जो करता है उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, वाक्य किस पुरुष में है, इन सारी चीजों का अव्यय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, वह अपनी स्थिति समान बनाए रखता है। ठीक है, और ये सदैव एक समान बने रहते हैं, हमेशा ये एक समान रहते हैं, सब में कोई परिवर्तन नहीं होने देते। तो आपको समझ आया होगा, वे शब्द जो समान, हमेशा जो सदैव समान रहते हैं, वे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय कहलाते हैं। तो आइए कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग हम यहां देखेंगे। आपको यहां पर दिया हुआ है कुत्र, अत्र, तत्र, यत्र, अपि और सर्वत्र। इन सब का हम यहां पर प्रयोग देखेंगे, इन सब का अर्थ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में इनका रूप नहीं बदलता, क्या सच में ये एक समान रहते हैं। ये सब समझने के लिए हम इन वाक्यों का प्रयोग करेंगे। देखिए, हमारा पहला वाक्य है लता कुत्र गच्छति। ठीक है, यदि हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसका हिंदी अनुवाद होगा लता कुत्र, जिसका अर्थ है कहां। ठीक है, गच्छति जाती है, लता कहां जाती है। ठीक है, लता कहां जाती है। हम बात कर रहे हैं पहले उदाहरण की, पहले सेंटेंस की। यहां पर जो हमारा अव्यय है वह है कुत्र, और कुत्र का अर्थ होता है कहां। कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहां। देखिए,
लता कहाँ जाती है? लता स्त्रीलिंग है, एक वचन है, फिर भी हमने पुत्र का प्रयोग किया। यदि यहां पर द्विवचन होता तो भी पुत्र का प्रयोग, यदि यहां पर बहुवचन होता तो भी किसका प्रयोग करते? पुत्र का प्रयोग करते। ठीक इसी प्रकार से यदि यहां पर पुल्लिंग होता, कर्ता पुल्लिंग में होता तो भी पुत्र का ही प्रयोग होता। कहने का मतलब साफ है कि अव्यय के ऊपर काल, लिंग, पुरुष, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। हमारा वाक्य, हमारा कर्ता किस पुरुष का है, किस वचन में है, उसका लिंग क्या है, इन सारी चीजों का कोई प्रभाव अव्यय के ऊपर नहीं होता है। अगले उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए यहां सा अत्र आगच्छति, सा स्त्रीलिंग में है, ठीक है, और सा से तात्पर्य वह है, और अत्र जो हमारा अव्यय है, अत्र का मतलब होता है यहां। अत्र का अर्थ क्या होता है? यहां। तो वह यहां और आगच्छति आती है। हिंदी अनुवाद क्या होगा? वह यहां आती है, ठीक है। सा अत्र आगच्छति, वह यहां आती है। यहां पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा लिंग, पुरुष, वचन आदि का कोई प्रभाव अत्र के ऊपर नहीं होगा, यहां का यहां ही रहेगा। मोहन यहां आता है, मोहन पुल्लिंग एक वचन, यहां। मोहन और श्याम यहां आते हैं, वही यहां, ठीक है, वे सब यहां आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो अत्र शब्द है अव्यय है, हिंदी में भी ठीक ऐसा ही होता है, संस्कृत में भी ठीक ऐसा ही होता है। अव्यय शब्द जो होते हैं उन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। देखिए सा तत्र क्रीडति, सा वह स्त्रीलिंग में है, ठीक है, और तत्र, हमारा जो तत्र अव्यय है, तत्र का अर्थ होता है वहां, ठीक है। कुत्र कहां, अत्र यहां, तत्र वहां। तो सा तत्र क्रीडति, वह वहां खेलती है, क्या हो जाएगा? सा तत्र क्रीडति, वह वहां खेलती है। सा तत्र क्रीडति, वह वहां खेलती है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग एक वचन। इसके बाद में हमारा अगला सेंटेंस है यत्र वृक्ष तत्र चटकः, ठीक है। यत्र वृक्ष तत्र चटकः। विद्यार्थियों यह हमारा जो अव्यय है वह है यत्र, और यत्र का अर्थ होता है जहां। यत्र का अर्थ क्या होता है? जहां। आइए हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो देखिए यत्र वृक्ष तत्र चटकः, जहां पेड़, क्या अर्थ हो जाएगा? यत्र वृक्ष जहां पेड़, कॉमा, जहां पेड़, ठीक है, तत्र चटका। ध्यान देने वाली बात है, इसमें यहां भी अव्यय का प्रयोग हुआ है। तत्र मैं ऊपर बता चुका हूं, तत्र का अर्थ क्या है? वहां, ठीक है। तो यत्र वृक्ष जहां पेड़, और तत्र चटका, तत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? वहां, हम पहले पढ़ चुके हैं। तत्र का अर्थ वहां, चटका, ठीक है, ये बहुवचन में है, चिड़िया, क्या हो जाएगा? चिड़िया। जहां पेड़ वहां चिड़िया, ठीक है। तो जहां पेड़ होंगे वहां चिड़िया होंगी, ठीक है। वृक्षे सुका अपि सन्ति, वृक्षे, ठीक है।
तो वृक्षम वृक्षे वृक्षाणी, वृक्षे द्विवचन में है सुकहा, तो सुके सुको सुका बहुवचन। वृक्षे सुका अपि संति, हमारा यहां पर जो अव्यय है वह है अपि। यहां अव्यय कौन सा है? अपि। और विद्यार्थियों अपि का अर्थ होता है भी। अपि का अर्थ क्या होता है? भी। वृक्षे सुका अपि संति, तो यहां दो पेड़ हैं वृक्षे, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पेड़ों पर, या दो, ठीक है, दो पेड़ों पर। क्या लिखेंगे? दो पेड़ों पर। सुका अपि संति, सुका तोते, ठीक है, दो पेड़ों पर तोते अपि भी हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से उद्याने सर्वत्र वृक्षा सन्ति, उद्याने बगीचे में, क्या हो जाएगा? उद्याने यानी बगीचे में, ठीक है, बगीचे में सर्वत्र वृक्षा सन्ति, तो हम लिखेंगे बगीचे में सर्वत्र सभी जगह, ठीक है, बगीचे में सभी जगह वृक्षा सन्ति, पेड़ हैं, पेड़ हैं। उद्याने सर्वत्र वृक्षा सन्ति, बगीचे में सभी जगह क्या है? पेड़ हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने यहां देखा विभिन्न रूप, कुत्र, अत्र, तत्र, यत्र, अपि और सर्वत्र, इन सब का हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे। आगे जैसे प्रातः, च, शनैः शनैः, यहां हमने किस प्रकार प्रयोग किया, इसी प्रकार से हम वहां भी देखेंगे। ठीक है, यहां प्रातः बालका विद्यालयम गच्छति, क्या है हमारे पास? प्रातः बालका विद्यालयम गच्छति, तो प्रातः, प्रातः का अर्थ क्या होता है? सुबह। यहां हमारा जो अव्यय है, यहां हमारा अव्यय क्या है? प्रातः, और प्रातः का अर्थ क्या होता है? सुबह, तो सुबह बालका, बालक विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाते हैं, क्या हो जाएगा? प्रातः बालका विद्यालयम गच्छति, सुबह बालक विद्यालय जाते हैं। तो यहां हमारा अव्यय है प्रातः, और प्रातः का अर्थ क्या होगा? सुबह। ठीक इसी प्रकार से रामः श्यामः च विद्यालयम गच्छते, यह हमारा अव्यय है च, और च का अर्थ होता है और, च का अर्थ क्या होता है? और। रामः श्यामः च विद्यालयम गच्छते, तो हम क्या करेंगे? राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, ठीक है, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, ठीक है। च का अर्थ है और। इसी प्रकार से तौ शनैः शनैः चलत है, तौ, ठीक है, स तौ, तो यहां द्विवचन है, क्या है? द्विवचन, तो ये हो जाएगा वे दोनों, वे दोनों, तो वे दोनों, शनैः शनैः अर्थ है धीरे धीरे, क्या अर्थ हो जाएगा? धीरे धीरे, चलता चलते हैं, ठीक है, चलते हैं। एक बार इन सबको हम फिर समझ लेते हैं। तो देखिए
कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहां, ठीक है। अत्र, अत्र का अर्थ है यहां। तत्र, वहां। यत्र, जहां। और तत्र फिर से आ गया तो वहां। अपि, ठीक है, अपि का अर्थ होता है भी, तो भी। सर्वत्र, जिसका अर्थ है सभी जगह, ठीक है, सभी जगह। और यहां देखोगे तो प्रातः क्या आएगा, प्रातः का अर्थ है सुबह, चय। और शनैः, शनैः यानी धीरे धीरे। आइए अब हम आगे और अव्यय शब्द देखते हैं। आइए अब हम कुछ अन्य अव्यय पढ़ेंगे। तो हमारा अगला वाक्य है अद्ध मम अवकाशम अस्ति। अद्ध मम अवकाशम अस्ति। तो यहां देखिए अद्ध जो है जिसका अर्थ होता है आज। अद्ध का अर्थ क्या है, आज। तो अद्ध आज मम मेरा अवकाशम अवकाश छुट्टी अस्ति है, ठीक है। तो देखिए यहां जो अद्ध है यह कभी नहीं बदलता, यह अव्यय है, यह अपरिवर्तित रूप है, ठीक है। इसे अविकारी कहते हैं। चाहे इसे आप हिंदी में लीजिए चाहे संस्कृत में, इसका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता है। जैसे लिंग, वचन, काल, पुरुष, इन सब का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अद्ध मम अवकाशम अस्ति। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ, आज मेरा अवकाश है, ठीक है। आज मेरा अवकाश है, ठीक है। हाँ जी, देखिए हमारा दूसरा वाक्य जो है वह है सायं अहम क्रीडामि। सायं अहम क्रीडामि। तो देखो पिछले वाक्य जो थे उनमें हमने पढ़ा था प्रातः। प्रातः का अर्थ होता है सुबह, ठीक है। और सायं, सायं का अर्थ क्या होता है, शाम को। सायं का अर्थ क्या है, शाम को। यह हमारा सेंटेंस है सायं अहम क्रीडामि, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शाम को, ठीक है। सायं अहम क्रीडामि, शाम को। अहम में हमारा अव्यय है यहां पर सायं, जिसका अर्थ है शाम को, ठीक है। और अहम, अहम का अर्थ क्या है, मैं। शाम को मैं, ठीक है। क्रीडामि खेलता हूं, खेलती हूं, ठीक है। सायं अहम क्रीडामि, तो शाम को मैं खेलती हूं, खेलती हूं। यहां हम पुल्लिंग में कह सकते हैं खेलता हूं और स्त्रीलिंग में कहेंगे खेलती हूं, ठीक है। लेकिन यह जो शाम है, शाम को या सायं जो है, इसके ऊपर लिंग वचन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगले उदाहरण की बात करें तो यहां दिया हुआ है अहम सर्वदा उद्याने एव क्रीडामि। अहम सर्वदा उद्याने एव क्रीडामि। तो हमें यहां पर दो अव्यय दिए हुए हैं, मैं दोनों को अंडरलाइन करके आपको बताता हूं। सर्वदा जिसका मतलब होता है हमेशा, ठीक है। सर्वदा का मतलब क्या है, हमेशा या सदा। और एव, एव का अर्थ होता है ही। एव का अर्थ क्या है, ही। हम देखते हैं अहम सर्वदा उद्याने एव क्रीडामि। तो अहम यानी मैं क्या हो जाएगा,
मैं, ठीक है, सर्वदा, हमेशा, क्या लिखेंगे, मैं हमेशा उद्याने एव, उद्याने यानी बगीचे में, ठीक है, एव ही, इसका क्या हो जाएगा, ही, मैं हमेशा बगीचे में ही, ठीक है, क्रीडामी, खेलती हूं, खेलता हूं, यदि पुल्लिंग है तो खेलता हूं और स्त्रीलिंग है तो खेलती हूं, तो मैं हमेशा बगीचे में ही खेलती हूं, ठीक है, मैं हमेशा बगीचे में ही खेलती हूं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे अगले वाक्य की। तो यहां है वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी एकः वानरः अस्ति, ठीक है, वृक्षस्य, ठीक है, तो वृक्षस्य जो है उसका तात्पर्य वृक्ष के, वृक्षस्य का तात्पर्य क्या है, वृक्ष के ऊपरी, और ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, ऊपरी का अर्थ क्या है, ऊपर, ये अव्यय है जो रेड मार्कर से आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी अव्यय हैं, सभी का रूप अपरिवर्तित है, कोई परिवर्तन नहीं होना है। वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे वृक्ष के ऊपर एक, एक वानरः अस्ति, एक बंदर है, एक वानर है, तो वृक्ष के ऊपर एक बंदर है। यहां आपने देखा ऊपर ही, जिसका अर्थ होता है ऊपर, वृक्षस्य, वृक्ष के ऊपरी, ऊपर एक है वानर अस्ति, एक बंदर है, ठीक है। अब हम अगला वाक्य देख रहे हैं वृक्षस्य अधः, तो यहां देखिए ये दोनों के विलोम हैं एक दूसरे के, ऊपरी, ऊपर, और अधः यानी नीचे। हमारा जो अधः अव्यय है, अधः अव्यय का क्या अर्थ हो जाएगा, नीचे, ठीक है, यह आपको याद रखना है। अधः नीचे, एक है कुक्कुरः अपि अस्ति, एक एक, कुक्कुरः कुत्ता, अपि अस्ति भी है। वृक्ष के ऊपर क्या है, बंदर है, ठीक, वृक्ष के ऊपर एक बंदर है और वृक्ष के नीचे क्या है, एक कुत्ता है, ठीक है। तो हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे वृक्षस्य अधः, तो वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे, ठीक है। एक कुक्कुरः अपि अस्ति, एक कुत्ता भी है। तो यहां अपि का अर्थ क्या हुआ, भी, ठीक है, और अधः, अधः का अर्थ क्या हुआ, नीचे। यहां पे दो अव्यय हैं और दोनों अव्यय का आपने अर्थ जाना, अधः नीचे, अपि भी, ठीक है। तो वृक्ष के नीचे कुत्ता है और अपि यानी भी, ठीक है, वृक्ष के नीचे कुत्ता भी है। अगला वाक्य है वानर तु फलम खादति, यह हमारा जो अव्यय है वह है तू, यह अव्यय क्या है, तू, और तू का अर्थ होता है तो, तू का अर्थ क्या होता है, तो, वानर तु फलम खादति, बंदर तो फल खाता है, बंदर तो फल खाता है। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा वानर तु फलम खादति का, बंदर तो फल खाता है, ठीक है, बंदर तो
फल खाता है। क्लियर है? यहां पर हमारा अव्यय तू है और तू का अर्थ क्या निकलेगा? तो। तू का अर्थ क्या निकलेगा? तो। अगला वाक्य है त्वं कदा विद्यालयं गच्छसि। ठीक है, त्वं तुम, कदा, तो हमारा अव्यय यहां पर क्या हो जाएगा? कदा। अव्यय क्या है? कदा। कदा का मतलब होता है कब। कदा का अर्थ क्या होगा? कब। विद्यालयं गच्छसि, विद्यालय जाते हो। तुम कब विद्यालय जाते हो? क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। तुम कब विद्यालय जाते हो। ठीक है, त्वं कदा विद्यालयं गच्छसि, तुम कब विद्यालय जाते हो। तो यहां हमारा अव्यय होगा कदा, और कदा जो है इसका अर्थ क्या है? कब। कदा यानी कब, तुम विद्यालय कब जाते हो। ठीक है, या हम आगे देखें तो त्वं किमर्थं पश्यसि। ठीक है, तुम किमर्थं पश्यसि, या हमारा अव्यय है किमर्थम, और किमर्थम का अर्थ होता है क्यों, किस लिए। किमर्थम का अर्थ क्या है? क्यों, किस लिए। तो हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद में देखिए त्वं किमर्थं पश्यसि। ठीक है, जो वाक्य प्रश्न करता हो उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलें। ठीक है, त्वं किमर्थं पश्यसि, तो त्वं तुम, किमर्थं किस लिए, क्यों, तुम क्यों, पश्यसि देखते हो, तुम क्यों देखते हो। त्वं किमर्थं पश्यसि, तुम क्यों देखते हो, या हमारा अव्यय किमर्थम है, और किमर्थम का अर्थ जो है वो है क्यों या किस लिए, दोनों अर्थ हो सकते हैं। यदि हम बात करें अगले सेंटेंस की, तो त्वं तीव्रं धावसि। क्या है? त्वं तीव्रं धावसि। त्वं का वही अर्थ जो ऊपर है, त्वं तुम। तीव्रम, या हमारा अव्यय तीव्रम है, और तीव्रम का मतलब होता है तेज। ठीक है, तेज, तीव्रम का मतलब क्या है? तेज। तो तुम तीव्रम यानी तेज धावसी, धावसी का अर्थ हो जाएगा दौड़ते हो। तुम तेज दौड़ते हो, क्या हो जाएगा? तुम तेज दौड़ते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें तो यह है सा बहि गच्छति। सा बहि गच्छति, सा स्त्रीलिंग है, एक वचन, तो वह, बहि हमारा अव्यय है, और बहि का अर्थ क्या होता है? बाहर। बहि का अर्थ क्या होता है? बाहर। वह बाहर जाती है। क्या अर्थ हो जाएगा? वह बाहर जाती है। तो सा, वह ये स्त्रीलिंग में है, एक वचन, हम लिखेंगे वह बाहर जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से सा कदापि असत्यम न वदति, तो वही स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में एक वचन है। ठीक है, सा, वह कदापि, अर्थ हो जाएगा कभी भी, कदापि। ठीक है, तो ये कदापि हमारा अव्यय है, कदापि का अर्थ होता है कभी भी। वह कभी भी असत्य नहीं बोलती है। ठीक है, वह कभी भी असत्य नहीं बोलती है। और ठीक इसी प्रकार से सा कक्षायाम निश्चय ने
उपविशति। सा निश्चय, निश्चय का अर्थ होता है नीचे, निश्चय अव्यय का अर्थ क्या है? नीचे। ठीक है, निश्चय अव्यय का अर्थ नीचे है, वह कभी भी नीचे नहीं बैठती है। तो देखिए, वह कक्षा में नीचे नहीं बैठती है। ठीक है, आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं एक बार फिर। तो देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया, यहां बही जो है, बही हमारा अव्यय है, और बही का अर्थ क्या होता है? बाहर। बही का अर्थ क्या होता है? बाहर। सा बही गच्छति, वह बाहर जाती है। क्या अर्थ हो जाएगा? वह बाहर जाती है। और सा कदापि असत्यम न वदति, वह कभी भी, कदापि अव्यय जो है इसका अर्थ क्या होगा? कभी भी। वह कभी भी असत्यम, असत्य, झूठ, न वदति, न का अर्थ क्या होता है? नहीं। ठीक है, तो यहां हमारे दो अव्यय, कदापि, कदापि का मतलब है कभी भी, और न का मतलब है नहीं। वह कभी भी झूठ नहीं बोलती है, असत्य नहीं बोलती है। और ठीक इसी प्रकार से सा कक्षायाम निश्चय न उपविशति, वह कक्षा में निश्चय, यह अव्यय है और इसका अर्थ क्या होता है? नीचे। निश्चय का अर्थ क्या है? नीचे। न उपविशति, नहीं बैठती है। ठीक है, एक हल्की सी नजर फिर से हम देखते हैं जो हम पहले लिख चुके हैं। देखिए, अर्ध अर्थ होता है आज। ठीक है, अर्ध अव्यय है, अर्थ होगा आज। सायं अर्थ क्या होगा? शाम को। सर्वदा और एव, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, और एव, एव का मतलब है ही। ठीक इसी प्रकार से ऊपरी, ऊपरी का अर्थ क्या है? ऊपर। ठीक है, और यहां हमारे दो अव्यय हैं, अध और अपि। अध का मतलब है नीचे, अध, अध का मतलब क्या है? नीचे, और अपि यानी भी। इसी प्रकार से तू, तू का अर्थ है तो, कदा, कदा का अर्थ है कब, और किमर्थम, किमर्थम का अर्थ है क्यों, किस लिए। तीव्रम, जिसका मतलब होता है तेज। तीव्रम अव्यय का अर्थ क्या है? तेज। और बही, बाहर, बही का अर्थ बाहर, कदापि, कभी भी, ने, नहीं, निश्चय। ठीक है, निश्चय का क्या अर्थ हो जाएगा? नीचे, और निश्चय का नीचे अर्थ हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से ये अव्यय और उनके अर्थ आपने पढ़े। आइए अब हम आगे देखते हैं।